डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर टेंस की क्लास में हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहचानने के क्या तरीके हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, और फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस का कैसे बनाएंगे, इसको आज के वीडियो में देखेंगे। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि टेंस का जो प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में सतत वर्तमान काल भी कहते हैं। वाक्य पहचानने के तरीके हैं: जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही के बाद है, हैं, हो, हूं इत्यादि मौजूद रहते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसे जो वाक्य होते हैं वे ये दर्शाते हैं कि काम अभी जारी है वर्तमान काल में, और जारी है तो सेंस ये है कि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका नाम इम्परफेक्ट भी है। और जारी है तो कंटिन्यू है चूंकि, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस पड़ा। और यह काम सतत विकासशील है, विकास कर रहा है काम, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी रखा गया। अब हम लोग जान लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस V4। V4 का मतलब है कि V1 में ING हम लोग लगाते हैं, उसको V4 कहते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, और यदि वाक्य उससे भी ज्यादा लंबा है तो हम रेस्ट वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद उससे लंबे वाक्य को देखेंगे, और फिर उससे भी लंबे वाक्य को देखेंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हम लोग चर्चा कर लिए हैं सब्जेक्ट क्या होता है। और यहाँ ये चर्चा करना आवश्यक है कि सब्जेक्ट के बाद एम और इज और आर है। एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग जान लें कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिकुलियर व्यवहार करता है और इसके साथ हमेशा एम ही लगता है। उसके बाद जितने भी दुनिया में प्लुरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ आर लगता है, चूंकि आर खुद अपने आप में प्लुरल है। हम लोग जान लें कि एम इज आर जो है टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है। टू बी का मतलब होना, इसका प्रेजेंट टेंस में स्वरूप होता है एम इज आर, एम इज आर, और इसका पास्ट में वाज वेयर, और इसका फ्यूचर में शैल बी और विल बी होता है। हम लोग जान लें टू बी फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में, कि जैसे मान लीजिए हम लोग ये कभी कभी सोचते हैं कि ये टू बी जो है इसका मतलब होना होता है, और इसका प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। इसका पास्ट में हो गया वाज वेयर, और इसका फ्यूचर में हो गया शैल बी या विल बी। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अब शैल का प्रयोग धीरे धीरे उठता जा रहा है और हर जगह विल का ही प्रयोग होता है। उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है वो हम आपको बता दिए।
तो आर जो है वह प्लूरल फॉर्म में अपने आप में है, और यह वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और एक से अधिक कोई भी नाम है उसके साथ लगता है। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, यानी यू जो है वह तुम और आप के सेंस में भी अगर व्यक्त होता है तो उसके साथ भी आर का ही प्रयोग होता है, ये हम लोग जान। तो अब ये बिल्कुल आसान हो गया कि कहाँ एम का प्रयोग, कहाँ इज का प्रयोग, कहाँ आर का प्रयोग लगेगा। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, चौथा रूप का मतलब है जिसमें जिस V1 में आईएनजी हम लोग लगा देते हैं वो चौथा रूप हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग कर्म जानते हैं, और उसके बाद रेस्ट वर्ड्स। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पहले छोटे छोटे वाक्य का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं जा रहा, तो मैं, इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम लगा, और इसका जाना गो, और उसमें आईएनजी हम लोग लगा दिए, गोइंग हो गया, आई एम गोइंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य। रमेश पढ़ रहा है, रमेश इज रीडिंग। अब इससे थोड़ा सा हम बड़ा वाक्य लेते हैं, जैसे वह खेलने के लिए जा रहा है। पिछले दिन हम लोग चर्चा किए थे कि टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं। जैसे टू रीड का मतलब खेलना, खेलकर, खेलने वाला और खेलने के लिए। एक बार और हम लोग समझ लेंगे कि टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं। जैसे टू रीड, तो टू रीड का मतलब हो जाएगा पढ़ना, पढ़कर, पढ़ने के लिए और पढ़ने वाला। ये 4 अर्थ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा वाक्य अगर हम लंबा करते हैं, उसको हम देखते हैं, वह खेलने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले। अब आपको हम दें, वह लिखने के लिए जा रहा है, क्या बनाएंगे, ही इज गोइंग टू राइट। वह खाने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू ईट। मोहन और सोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। चूंकि मोहन और सोहन 2 नाम है इसलिए आर लगेगा। मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सीता और गीता गीत गाने के लिए जा रहे हैं, सीता एंड गीता आर गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम लोग इस वाक्य को बना सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा आगे हम जा सकते हैं। जैसे वह अक्सर विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल टू रीड ऑफन। इस तरह से हम बना सकते हैं वाक्य को। अब चूंकि इस तरह के जो वाक्य हैं ये सामान्य वाक्य हैं, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कहेंगे। पिछले दिन हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था और फिर ट्रांसलेशन बनाने की विधि को पढ़ा था। आज हम लोग फिर से एक बार उस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और उसका निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग याद करें कि उसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर था। और इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग एक चीज ध्यान में रखते हैं कि डू के बारे में जान लेते हैं।
डू यह V1 है और अक्सर इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जब इसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तब इंट्रोगेटिव हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद रख करके नोट लगाते हैं तो निगेटिव हो जाता है। अब डू जो है वह V1 है और इसका V5 होता है डज। डू V1 और इसका V5 डज। दूसरे रूप में कहें तो डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्वरूप होता है निगेटिव, हम इसको कैसे बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए यह वाक्य है कि वह जाता है, अफर्मेटिव है, और उसका निगेटिव बनाना है तो हिंदी में उसका निगेटिव बन जाएगा वह नहीं जाता। वह नहीं जाता, वह नहीं जाता है। अब इसका जो है हमको निगेटिव बनाना है तो सीधा है इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1। हमेशा ये जान लें कि इसमें हमेशा V1 ही लगता है, V5 कभी नहीं लगता। इसलिए V5 नहीं लगता है कि यहां V5 पहले ही आ चुका है। तो डू और डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग ही होगा, हमेशा ये जान। जैसे वह नहीं जाता है, he does not go। वह जाता है का he goes, उसमें V5 का प्रयोग होगा। लेकिन वह नहीं जाता है he does not go, इसको शॉर्ट में he does to go भी लिख सकते हैं, does to go। मैं नहीं पढ़ता हूं, I do not read या I don't read। मोहन नहीं दौड़ता है, मोहन doesn't run। इस तरह के इसके निगेटिव सेंटेंस बन गए। अब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इंट्रोगेटिव इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके इंट्रोगेटिव को हम लोग देखें। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है? वह जाता है, क्या वह जाता है? मैं हंसता हूं, क्या मैं हंसता हूं? वे लोग खेलते हैं, क्या वे लोग खेलते हैं? इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इंट्रोगेटिव इसका हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अफर्मेटिव में है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा फ्रेंड्स? आई रीड। और इसी में हो जाएगा क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा है। क्या मैं पढ़ता हूं तो डू लग जाएगा, क्योंकि आई जो है उसको हम लोग बता दिए थे पिछले दिन कि उसका व्यवहार हमेशा प्लूरल की तरह से होता है। तो डू का प्रयोग होगा और डज का प्रयोग वहां होगा जहां वो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ही से इट के साथ, कोई एक नाम के साथ। तो डू आई रीड, डू आई रीड। क्या वह जाती है? डज सी गो। डज का प्रयोग इसलिए कि सी जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर उसको कह सकते हैं।
क्या रमेश फुटबॉल खेलता है? डज रमेश प्ले फुटबॉल? क्या राधा गीत गाती है? डज राधा सिंग ए सॉन्ग? इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के क्या तरीके हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, अब निगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? जिसमें नकारात्मक भाव भी हो और प्रश्नवाचक भाव भी हो। अब जैसे मान लीजिए कि अफर्मेटिव है मैं पढ़ता हूं, निगेटिव है मैं नहीं पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव है क्या मैं पढ़ता हूं, और निगेटिव इंट्रोगेटिव है क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट। इसका सबसे पहले हम लोग रखेंगे डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और शेष में रेस्ट वर्ड्स। अगर लंबा वाक्य है तब हम लोग रखेंगे रेस्ट वर्ड्स। अब जैसे मान लीजिए क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो हो जाएगा डू आई नॉट रीड। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। डू आई नॉट रीड, क्या सीता नहीं खाती है? क्या सीता नहीं खाती है? डज सीता नॉट ईट? डज सीता नॉट ईट? क्या रमेश नहीं लिखता है? डज रमेश नॉट राइट? क्या वह नहीं हंसता है? डज ही नॉट लाफ? और इसको हम चाहेंगे तो नॉट का प्रयोग हम इसके साथ भी रख सकते हैं। जैसे डू आई नॉट रीड, तो यहां भी हम इसको रख सकते हैं डोंट आई रीड, डोंट आई रीड। फिर डज है तो डजंट सीता ईट, एक साथ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम उसका अफर्मेटिव कैसे बना, उसका निगेटिव कैसे बना, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बना, और उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बना, इसको हम लोग देख सकते हैं। कुछ और भी वाक्य होते हैं कभी कभी कि इसमें चूंकि छोटे छोटे वाक्य हम लोग पढ़ते हैं और बच्चे सोचते हैं कि बड़े बड़े वाक्य कैसे बनेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं पढ़ता हूं, बच्चे ये समझ लेते हैं, लेकिन इसी जगह पर यदि ऐसा वाक्य रहा कि वह जाता ही रहता है, वह जाता ही रहता है, वह खाता ही रहता है, इस तरह के भी वाक्य होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। अब जैसे वह जाता ही रहता है, इसका हम सेंस लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह जाने का काम अक्सर करता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। He keeps going, वह खाता ही रहता है। He keeps eating, he keeps eating। इस तरह के भी होते हैं और इससे लंबे लंबे वाक्य भी हम बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का जो है निगेटिव, तो कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे? कंटिन्यूअस टेंस, उसका निगेटिव हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं,
मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, यह अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसके साथ एम इज, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर के बाद नॉट लगा देंगे प्लस V4 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं जा रहा तो आई एम नॉट गोइंग, मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग होम। वह बाजार नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वह खेलने के लिए नहीं जा रहा। जैसे मान लीजिए कि वह खेलने के लिए मैदान में नहीं जा रहा है। इस तरह का वाक्य यदि है तो उसका हम कैसे बनाएंगे? तो he is not going in the field to play। अब इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, एम इज आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर नॉट लग सकता है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं खेलने जा रहा हूं, तो एम आई गोइंग टू प्ले, एम आई गोइंग टू प्ले। क्या सोहन घर जा रहा है, इज सोहन गोइंग टू हाउस। इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। पहले हम लोग एम इज आर रख लेंगे, फिर सब्जेक्ट रख लेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर V4 रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे क्या सोहन खेलने के लिए नहीं जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, इज सोहन नॉट गोइंग टू प्ले। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इज सोहन नॉट गोइंग टू, इज सोहन नॉट गोइंग टू प्ले। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर शेष हम लोग अगले दिन जानकारी लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब ही होता है कि पूरा हो चुका है। ऐसे कार्य जो अभी तुरंत पूरा हुए ही, बहुत कम देर पहले पूरा हो, यानी उसके कार्य पूरा होने के जो अवशेष है, चिन्ह है, वो अभी तक मौजूद है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। उसका वाक्य पहचानने का जो तरीका है वो क्या है, तो चुका, चुके, चुकी, अथवा, या, ये, ई के बाद है, हैं, हो, हूं इत्यादि लगे हुए रहते हैं। तो चुका, चुके, चुकी अथवा या, ये, ई के बाद है, हैं, हो, हूं इत्यादि लगे हुए हैं, तो हम सीधे समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हुआ। जैसे मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका। अब सीता घर आ गई है, सीता घर आ गई है। वे लोग
लिख लिए हैं या वे लोग लिख चुके हैं, एक ही है। वे लोग लिख लिए हैं या वे लोग लिख चुके हैं। हम लोग खा चुके हैं, राधा नाच चुकी है, तुम खेल चुके हो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग जान लें। स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल है। आई, उसका सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव या हैज रखेंगे, उसके बाद V3 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ चुका, तो आई, और एक बात जान लीजिए हैव और हैज दोनों में, हैव जो है वो V1 है और हैज V5 है। हैव का मतलब रखना और यह V1 है, हैज V5 है। तो हैव का प्रयोग वही होगा जहां प्लूरल सब्जेक्ट है। आई चूंकि प्लूरल जैसा व्यवहार होता है, यू जिसका अर्थ तुम या आप भी हो सकता है, आप लोग या तुम लोग भी होता है, लेकिन उसमें है भी लगता है। तो आई, वी, दे, यू या एक से अधिक नाम, वहां हैव का प्रयोग। और जहां एक नाम या ही से इट, वहां हैज का प्रयोग। तो मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड। चूंकि रीड जो है V1 है, रेड V2 और इसका V3 भी रेड। तो आई हैव रेड। सीता घर आ गई है, तो सीता हैज कम होम। सीता हैज कम होम। वे लोग लिख लिए हैं, क्या हो जाएगा? दे हैव रिटन। दे हैव रिटन। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स ये देखें कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका इस तरह का वाक्य है। थोड़ा सा लंबा वाक्य भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह खाकर आ गई है, वह खाकर आ गई है। इस तरह का जो वाक्य है इसको भी हम इसी कैटेगरी में रख लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर से इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले वह आ गई है, क्या बनेगा? सी हैज कम। अब खाकर हम लोग इससे पहले पढ़े थे, टू लगे हुए वर्ब के 4 अर्थ होते हैं। टू ईट का मतलब खाना, खाकर खाने के लिए, खाने वाला। तो खाकर का हम लोग बना लेंगे टू ईट। सी हैज कम टू ईट। वह खाकर आ गई। हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हैविंग का प्रयोग करके भी। हैविंग ईटेन, हैविंग ईटेन, सी हैज कम। इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टू का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। जैसे वह पढ़कर विद्यालय से आ चुका है, वह पढ़कर विद्यालय से आ चुका है। ही हैज कम फ्रॉम स्कूल टू रीड। या हैविंग रेड, सी हैज कम फ्रॉम स्कूल। इस तरीके से भी बना सकते हैं। हैविंग रेड, सी हैज कम फ्रॉम स्कूल। तो गाइस आज हम लोग का समय समाप्त हो रहा है। फिर अगले दिन हम लोग इसका जो रेस्ट टेंस है, जो रेस्ट एक्टिविटीज है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।